Hi everyone, so I welcome you all in another video है ना of our daily news analysis of the Hindu UPSC based MCQs है ना. Which of the following, first question है, which of the following is a recognized exception to the protection guaranteed to civil servants. अब देखो आर्टिकल 311 आपको पता ही होगा, इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स होते हैं. क्यों? इसमें कई सारे प्रोटेक्शन होते हैं दैट आपका जिस अथॉरिटी ने अपॉइंट किया होता है आपको, जिस लेवल, उससे नीचे वाला आपको कभी रिमूव नहीं कर सकता. या आपको अगर रिमूव कर रहे हैं सिविल सर्वेंट को तो आपको इंक्वायरी और सुनने का मौका दिया जाएगा. ये सारी प्रोटेक्शंस होती है ना. तो इसमें क्या है कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन यही होता है कि अगर आपको पहले ही कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है तो आपको सीधे रिमूव किया जा सकता है. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इंक्वायरी. अगर आप कोर्ट में कन्विक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना. एंड अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को लगता है, सेटिस्फाइड हैं, दे आर सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंक्वायरी, सो यू कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड इन दो सर्कमस्टांसेस विदाउट एनी यूजुअल इंक्वायरी, है ना. तो दिस इज सिंपल. देखो ए तो हो नहीं सकता, अपॉइंटिंग अथॉरिटी सो डिजायर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. तब तो कल को एडमिनिस्ट्रेशन को जो कन्वीनियंस लगे उस हिसाब से सबको हटाती रहे, ऐसा नहीं होता है ना. तो आप देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं इसमें, वाई देख सकते हैं ना. तो आर्टिकल 311 प्रोटेक्ट सिविल सर्वेंट्स अगेंस्ट डिसमिसल विदाउट इंक्वायरी बट परमिट्स रिमूवल इफ प्रायर कन्विक्शन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ एग्जिस्ट्स, प्रेसिडेंट गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज नो नीड ऑफ एनी सच इंक्वायरी, है ना. क्वेश्चन 2 जो कि इस न्यूज आज के न्यूज़ में था, दैट इज द जायंट लेदर बैक टर्टल इज ऑफन इन न्यूज़ फॉर नेस्टिंग एंड कंजर्वेशन इज प्राइमली फाउंड इन नेस्टिंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत नेसेसरी रहा था, आपको पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो में आपका जायंट लेदर बैक टर्टल जो है हैचिंग के लिए आते हैं, है ना. हैचिंग मतलब इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स, है ना, ये सारा. द FRA 2006, इसने क्या किया था, इट रिकोगनाइज द राइट्स ऑफ अ कम्युनिटी और द फॉरेस्ट ड्वेलिंग एसटीज, है ना. ये सारा जो भी वहाँ पे रहते हैं उनका, उनके फॉरेस्ट पे, जो भी वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, जो लोग जंगलों में रहते हैं तो वो वहाँ के जंगल पे डिपेंडेंट है, उस उन अधिकारों को रिकोगनाइज किया था, है ना, ओवर द लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दोज फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या फिर आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो भी है ना. इट्स नॉट जस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना. सो दिस इज योर क्वेश्चन थर्ड का सी, है ना. ये मैं क्वेश्चन थर्ड पे टिक कर रहा था, ए पे नहीं, सॉरी, है ना. क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अनाउंस इन 2021, है ना. प्राइमरी कंसर्न्स डेवलपमेंट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप इन अंडमान एंड निकोबार, है ना. सो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पोर्ट्स का डेवलपमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर शिप्स वहाँ पे रुकेंगी, है ना, मतलब पार्किंग की तरह सोचो, है ना. शिप्स वहाँ पे रुकेंगी, जो भी आपका वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, जो आपका मर्चेंट शिप्स होंगी, तो उससे क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा. अगर वहाँ पे रुकेंगी तो वहाँ पे जो भी जॉब क्रिएशन होगा वहाँ पे, वो उनसे हम जो भी मतलब रुकने का रेंट हो जाए, या आपका वो वहाँ पे रुकेंगे तो उनको वहाँ पे रुकने की सुविधाएं चाहिए होंगी, वो कंज्यूम भी करेंगे कुछ चीज़ें वहाँ पे, तो वहाँ पे वो ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हो सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना. तो दिस इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रपोजल फॉर ग्रेट निकोबार, है ना. बट इसका काफ़ी सारा इशूज़ ये हैं कि इसकी वजह से वहाँ की जो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं, है ना, जो फॉरेस्ट ट्राइब्स हैं, या वहाँ की जो ट्राइब्स, आइलैंड ट्राइब्स, है ना, उन सबको काफ़ी सारा इशू हो सकता है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द स्ट्रेट, तो सुंडा स्ट्रेट, जावा और सुमात्रा आइलैंड्स, है ना. जावा एंड सुमात्रा आइलैंड जस्ट नियर इंडोनेशिया, है ना. ये आपका मलाई पेनिनसुला के पास, इनको सेपरेट करने के लिए जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, है ना. स्ट्रेट, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है इस्थमस. ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा. स्ट्रेट होता है ये छोटी सी पानी की बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हो, और साथ ही साथ अगर कनेक्ट करिए तो ये दो लैंड मासेस को सेपरेट भी करिए. इस्थमस जबकि यही सेम चीज़ होती है, लेकिन जब वो लैंड हो, तो लैंड किसको सेपरेट करेगी, देखो, लैंड कनेक्ट करेगी दो बड़ी लैंड बॉडीज़ को, सेपरेट करेगी दो वाटर बॉडीज़ को, है ना. तो सुंडा स्ट्रेट आपको पता होना चाहिए, है ना, काफ़ी बार दिखता है इंडियन ओशन में जब भी क्वेश्चन आता है. BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, आपको पता ही है. इसमें क्या चाइना क्या चाहता है कि जो भी उसका ट्रेडिशनल रूट था, ट्रेडिशनल ट्रेड रूट था, उसको रिवाइव करे, है ना. इसमें इसने काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हो गया, उसी के अंडर आता है आपका पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, है ना. आपका जो भी एक पाकिस्तान से होते हुए उसको
मतलब सॉरी पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट तक एक आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब कि एक रोड प्रोजेक्ट है ना। अब देखिए ध्यान से, एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इन लॉन्च बाई चाइना टू रिवाइव, हाँ BRI CPEC उसका एक छोटा सा पार्ट है ना। द बाल्फर डिक्लेरेशन, अब देखो आज के टाइम पे आपको मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट पता ही है ना, पैलेस्तीन इज़राइल है ना। अब इसमें आपको ये भी पता होगा ज्यूज़ वर्सेस इस्लाम और ये सब इश्यूज़ है ना। और आपको पता है कि पैलेस्तीन क्या है, पैलेस्तीन आपका वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को मिला के बोला जाता है ना। अब यहाँ पे क्या था, जब आपका पोस्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी इन सब ने, मतलब जब भी मतलब जूज़ ने कि भाई हमें भी एक रिकग्नाइज टेरिटरी है वो सो, तो ब्रिटिश ने उसको सपोर्ट किया था कि दे विल प्रोवाइड अ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल इन द पैलेस्तीन। उसी पे इशू चल रहा है बाद में अभी तक भी है ना। सो दिस डिक्लेरेशन, दिस वाज बाल्फर डिक्लेरेशन बाय ब्रिटिश, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस करा था दे विल एस्टेब्लिश अ नेशनल होम फॉर द जूइश पीपल इन द पैलेस्तीन एरिया है ना। द कोर टेरिटोरियल कंपोनेंट्स कॉमनली रेफर टू एज द पैलेस्टीनियन, ये मैंने आपको भी बताया पैलेस्तीन में क्या क्या काउंट होता है, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स नीति आयोग, नीति आयोग इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइडिया इनोवेटिव आइडियाज़ ये वो सो पॉलिसी है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, सो इट इज़ एग्जीक्यूटिव एस्टेब्लिश्ड एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। नेक्स्ट, सस्टेनेबल टूरिज्म इज सेट टू ब्रिंग विच ऑफ द, आपको पता है सस्टेनेबल टूरिज्म मतलब कि टूरिज्म तो करो उससे जॉब करो, लोकल पीपल को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अलग अलग जगह से जब लोग घूमने आते हैं तो कल्चर इंटीग्रेट होता है ना। फिर आपका सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है किसी कंट्री की, डायस्पोरा डिप्लोमेसी ये सारी चीज़ें हैं ना। और मतलब ये सारा, तो ये सारे सस्टेनेबल टूरिज्म के बेनिफिट्स आपको पता ही हैं। और देखो ये ऑप्शन आप देख भी सकते हैं, बड़े फालतू फालतू ऑप्शन मैंने ऐसे ही बनाए हुए हैं इसमें है ना। सो देख सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द 3-member कमेटी दैट द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड इन अनूप बर्नवाल केस। तो अनूप बर्नवाल केस में उन्होंने बोला था कि जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स होगी उसके लिए एक 3-member कमेटी बनाओ जब तक पार्लियामेंट एक लॉ नहीं पास कर देती स्पेसिफिक, क्योंकि लॉ नहीं था अपॉइंटमेंट रिलेटेड। तो इसमें 3 member में उन्होंने बोला था PM रखो, लीडर ऑफ अपोजिशन रखो और चीफ जस्टिस रखो। बट अब पार्लियामेंट ने लॉ पास किया इलेक्शन कमीशन के लिए है ना, अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो सिंपली उन्होंने क्या कर दिया, PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और CGI को हटा के एनी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है ना। तो इस पर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी होता है कि अगर 2 लोग, भाई 2:1, तो अपोजिशन का तो एक ही बंदा है, ये दोनों तो एक ही सरकार के होंगे ना। तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, सॉरी ECI अपॉइंटमेंट्स में तो काफ़ी तरह से क्या हो रहा है आपका गवर्नमेंट बायस आ रहा है ना। लेकिन अनूप बर्नवाल ने क्या रिकमेंड किया था, PM, LOP है ना, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना। आपको पता भी अपोजिशन रिकॉग्नाइज करने के लिए 10% मिनिमम सीटें चाहिए होती हैं पार्टी को है ना, या किसी मतलब आपका जो भी आप बोलो मतलब, हाँ मतलब एज एन अपोजिशन आपको रिकॉग्नाइज होने के लिए है ना। विच स्टेटमेंट अबाउट रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का तरीका सेम होता है जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज। होता क्या है, आप रेजोल्यूशन पास करते हैं जो कि साइन होता है 100 member इन लोकसभा एंड 50 member इन राज्यसभा, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ वो मतलब उसको आप प्रेजेंट करते हैं किस हाउस में, उस हाउस का जो भी आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, इट्स ऑन हिम है ना, हिम और हर। और उसके बाद क्या होता है, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो एक कमेटी बनती है, कमेटी फिर उस चीज़ को क्या करती है, इंक्वायर करती है, उसके बाद उस बेसिस पे क्या होता है, उस पर वोट होता है। एंड वोट किससे होता है, स्पेशल मेजोरिटी से होता है ना, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और ये इतनी टफ मेजोरिटी है, इसीलिए क्या बोला जाता है कि आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, मतलब अब अभी तक मतलब कोई जज आपका रिमूव नहीं हुआ है। इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा टफ बनाया हुआ, ये इसलिए बनाया गया था ताकि आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस आए। बट जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे आपका जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के इशू आ चुके हैं ना आज के टाइम पे। मतलब काफ़ी सारे ऐसे हमें कंसर्न देखने को मिलते हैं। तो बी, द CEC कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन है ना इन पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ, 2 ग्राउंड्स मैंशनड है, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर या प्रूवन इनकेपेसिटी, इन 2 के बेसिस पे आप रिमूव कर सकते हैं ना।
विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट्यूटरी एक्सेप्टेड टेन्योर रूल्स। तो सेम है ये सी का भी, सुप्रीम कोर्ट जज का भी है ना, 65 ईयर्स या 6 ईयर्स, मतलब या तो एज 65 हो जाए या तो 6 साल पूरे कर दिए एज द सी, इन दोनों में से जो भी जल्दी हो जाए। अगर 65 साल के हो गए तो ये वाली चीज़ अगर हुई नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर 6 साल पूरे हो गए चाहे 65 साल के नहीं हुए तो भी हटा दो, है ना। सो विच एवर इज़ द अर्लियर, है ना। कंसिडर दी स्टेटमेंट्स अबाउट गवर्नर। तो गवर्नर आपको पता है, देखो गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, फर्स्ट ठीक है। द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ बिल्कुल। गवर्नर के टेन्योर, कोई भी टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं मिलती है गवर्नर को, इट ही और शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आपको पता है आर्टिकल 270, सॉरी आर्टिकल 280, है ना। आर्टिकल 280 में आपका फाइनेंस कमीशन, 279 नहीं तो आपका सॉरी वो होता है जीएसटी काउंसिल, है ना। 280 में आपका फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना, जिसका काम होता है कि जो भी टैक्स कलेक्शन आता है, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से क्या करना, आपका डेवोल्यूशन, टैक्स डेवोल्यूशन का जो आपका सेट करना है कितने परसेंट, जैसा अभी के टाइम पे रिकमेंड किया जाता है कि 41%, है। काफ़ी सारे स्टेट्स बोलते हैं भाई हमें 41 कहाँ, हमें तो 33% भी नहीं मिल रहा है ना, ये सब। तो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, ऑब्वियसली अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 एंड नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर, या उससे पहले भी कर सकते हैं। इस ये क्या करता है, रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये एक तरह से फाइनेंस कमीशन किसका एलिमेंट हो गया, फेडरलिज्म का, किसका, फेडरलिज्म का, है ना। जैसे गवर्नर हो गया फेडरलिज्म का एलिमेंट, फाइनेंस कमीशन हो गया, जोनल काउंसिल्स हो गया, ये सारा आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग से रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये बहुत सिंपल है, सीईसी को रिमूव करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज की तरह प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन देखो एक सीईसी होता है प्लस साथ ही क्या होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, आपको पता ही है ना। इनको हटाने के लिए आप सिंपली सीईसी के रिकमेंडेशन पे भी हटा सकते हैं, ना। सीईसी का रिमूवल टफ होता है, इनको हटाने के लिए आप सीधे सीईसी के रिकमेंडेशन पे भी हटा सकते हैं, तो बी ऑप्शन, है ना, ईजी है। एंड इट इज़ नॉट मैंशनड इन एजुकेशन, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वेंशनल प्रैक्टिस, है ना। जैसे कोलिजियम है, कोलिजियम इज़ अ कन्वेंशन, इट इज़ नॉट एज सच मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।